चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ए क्रोमैटिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने क्या किया था और लेंस की पोजीशन को चेंज किया था और एब्रेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें भी दो प्रकार के लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एब्रेशन पढ़ा था और लैटरल। लैटरल में क्या सीखा था? लैटरल में स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है, लेकिन जो इमेज फॉर्म होती है वो वायलेट से रेड कलर के स्पेक्ट्रम में होती है, बट ऑफ डिफरेंट साइजेस। यही एक चीज लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता, पॉइंट साइज है बनती है पहली बात, तो एक्सिस पे बन रही थी तो उसमें सब फोकल लेंथ अलग अलग आ जाएगी, पॉइंट से बन जाएगी, राइट। उस लैटरल, स्पेशली लैटरल में क्या है कि साइज वर्टिकल साइज चेंज होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा लेंथ होती है इसकी, वेवलेंथ, लेंथ बोल रहा हूं, वेवलेंथ बोल रहा हूं, इतना शॉर्ट है रेड की वेवलेंथ। तो रेड की सबसे बड़ी इमेज बनती थी और वायलेट की सबसे छोटी। यही होता है ना। बहुत बढ़िया, तेज बच्चे हैं। ठीक है, ये बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्या रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ये क्या लिखा हुआ भाई? प्लेनो कॉन्वेक्स। टाइप्स ऑफ लेंस बताए थे मैंने, तो याद होना चाहिए, तो बना ही लोगे फिगर। वेरी गुड। इज 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। कैलकुलेट क्या करना है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर क्या कह रहे हैं, कर्व्ड सरफेस क्या है, सिल्वर कर दिया, यानी कि पॉलिशिंग कर रहे हैं। लेंस की पॉलिशिंग से क्या बनता था? मिरर। यही सिखाया था ना, अगर पॉलिशिंग कर देंगे तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन भी होने लगेगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। अगर आपने मान लो कोई भी लेंस, वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, ये वाला असली बनाने जा रहा था, लेकिन अब नहीं बनाऊंगा, अब तो ऐसे बना दूंगा, है ना, इस तरीके से। मान लो मैंने इसको पॉलिश कर दिया तो रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन होगा और सेकंड वाले से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो पॉलिशिंग से मिरर की तरह एक्ट करता है एक सरफेस, दोनों थोड़ा ना करने लगेगा। तुमने अगर ये सामने वाली को पॉलिश कर दिया होता तो पीछे वाले का काम ही खत्म हो जाता, तब तो ये सिंपल हो जाता आपका केस। ठीक, अंदर से वो भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जब भी कोई पूछे तो झटके से तो इतना तो पता होना चाहिए भाई, रिफ्रैक्शन खत्म नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो मीडियम चेंज होगा, लाइट आपकी अंदर जाएगी, एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाएगी, पहुंचना होगा उसको, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। वो बात अलग है कि प्रोपगेशन ऑटोमेटिकली उतना एडजस्ट होगा जितना आपका रिफ्रैक्ट हुआ था, बेंडिंग जितनी हुई थी, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा, उतना ही वापस से इमेट इमर्जेंट रे हो जाएगी। एंगल और डेविएशन निकालना इज टोटली सिंपल। क्या करना है आपको? इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड जो इमिट हो रही है रे, उसको आपको बस देखना है कितना एंगल डिविएट हुआ। तो इस प्रकार से पॉलिशिंग का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। ठीक है, अब आप ये करिए। दूसरा कह रहे हैं प्लेन सरफेस। क्या कह रहे भैया? प्लेन सरफेस मतलब क्या है? प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, तो दो ही इसके प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसको याद अभी तक नहीं आया, थोड़ा तो याद होना चाहिए ना। प्लेनो मतलब एक होना चाहिए फ्लैट और एक होना चाहिए कर्व्ड। फटाफट बना डालो, सवाल लगा डालो और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि टाइम बचाना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपके लिए पहला वाला केस के लिए फिगर बना दिया, दूसरे केस का फिगर बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तो बनाएंगे जल्दी। ये मैंने एक्सिस भी बना दी ऑप्टिकल सेंटर की, जरूरत की कोई बात ही नहीं, इसमें जरूरत थी भी नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। बेटा आपने गलत बनाया था फिगर। ठीक है, पहला केस कह रहा है सिल्वर करो किसको? कर्व्ड सरफेस को। मैंने कर दिया, तो अब मैं इस कर्व्ड कर दिया है, तो इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, जस्ट सिल्वरिंग करेंगे, उधर तो ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करेंगे ना भैया, वहां से तो फिर तो होगा ही नहीं कुछ। ये तो वही बात हो गई, हम दीवार सामने खड़े करें, फोटो नहीं दिख रही मुझे, है सिल्वर कर दोगे ग्लास को, उसके सामने खड़े हो जाओ, कुछ होगा नहीं होगा ना। तो क्वाइट कॉमन, क्योंकि अभी कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पता किधर से? ये भाई जिधर सरफेस आपका पॉसिबल है वहीं खड़े होगे, तो एक तो यहाँ से मैंने ये लो कर दिया, है ना, ऐसे इंसिडेंट करा दिया। ये लो भाई कोई ऑब्जेक्ट, इसको क्या मानो, ये लिख दे, चलो ये लिख दिया। क्या होगा? सबसे पहले बेंडिंग होगा, है ना, क्या होगा? बेंडिंग अंदर की तरफ। हाँ, सबको आ रहा है? yes, भाई प्लेन है मेरा, प्लेन मिरर है भाई, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, जो बेंडिंग होगी वो किधर होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के करीब जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, प्लेन है तो ऐसा लगेगा कि वो तो सर नॉर्मल पे ही चली गई, एक्चुअल में उतना ही होगा यहाँ पे बेंडिंग। ठीक, तो एक एंगल पर हम इसको इंसिडेंट कराते हैं, इसका प्रॉपर फिगर बना रहे हैं विदाउट दिस एक्सिस। ठीक है मैंने ये ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया, मुझे एंगल ज्यादा
यहाँ पर बेंडिंग होगी, ठीक, और फिर टकराएगा, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक। लेकिन जब वो इंसिडेंट करेगा प्लेन वाले में, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेगा बच्चे, क्योंकि वो प्लेन है, इसलिए कोई आपकी बेंडिंग नहीं हो रही, स्ट्रेट आपका निकल जाएगा। बस यहाँ पर व्हाट वी कैन डू कि हम रिफ्रैक्शन को फिनोमेना को इसमें, क्योंकि थिकनेस में मान रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिकनेस है और हमें दिख रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, सो व्हाट वी कैन से कि जो यहाँ इंसिडेंट हुआ है उसका रिफ्लेक्शन जो हुआ है उसके फर्दर यहाँ पर एक क्या होगा, ये बेंड होगा, बिकॉज डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, तो डेंसर में नॉर्मल के करीब रहेगा और रेयर में, और नॉर्मल कहाँ बन रहा है, नॉर्मल ये बन रहा है, देखो ये करीब है और ये दूर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? yes, इस प्रकार से तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट है, मेरे पास फिगर की लिमिटेशन है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उसको रखेंगे, ठीक है, हिट करेगा, फिर बाकी सब सही है, बिकॉज वो ऐसा लग रहा है कि सीधा जा रहा है, वो सीधा नहीं जा रहा है, सीधा तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो मैं फिर से एक बार लास्ट ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो, नहीं तो फिर आप ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसमें परफेक्ट हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली लाइन आप ऐसे मिला सकते हो, ठीक है, ठीक बेटा, ये हो गया परफेक्ट समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर अगर पावर ऑफ लेंस निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ PL, ठीक है, दो तो आपके लेंस वाले हो गए और एक आपका मिरर, ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया था, उसमें पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बोलो, कुछ बोल रही थी, नहीं सब कुछ यहाँ क्या जाएगा, म्यू L माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कैसे रिप्लेस करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, तो ये जाएगा R प्लस यहाँ क्या जाएगा, PM के लिए क्या लिखोगे, यहाँ तो सिर्फ 1 रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो पीछे जाके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़े, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या जाएगा, म्यू माइनस 1 म्यू माइन, हाँ 2 म्यू अपॉन आर, इसको कैलकुलेशन नहीं आती उसके लिए मैं देख 2 अपॉन आर यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेगा, बचेगा क्या, म्यू माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ प्लस 1, म्यू माइनस 1 प्लस 1 करेगा तो बचेगा म्यू, ठीक, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, 2 म्यू अपॉन आर। तेरे पास सब कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तुम्हें म्यू की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड आंसर आपका आ जाएगा। और आपको एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज क्या होता है, -1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, -1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये कर लिया हमने, हमें क्या चाहिए था, हमें फोकल लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से वो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू माइनस, पहली बार तो माइनस सर्च कर दिया, और ये जाएगा R अपॉन 2 जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, कितना जाएगा, 20 अपॉन 2 into 1.5 दैट इज 3, यस सर, माइनस 20 अपॉन 3, ठीक है, आंसर निकाल लोगे, आ गया, कितना आएगा, -20/3, फिर इसको मैं डेसिमल लिखना चाहो तो 6 होता है ना, 6.6666, ठीक है, 6.67, राउंड ऑफ कर दिया तुमने, ठीक है, माइनस बेटा, माइनस साइन है ना, लगा दीजिए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, फिर से फॉर्मूला जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, पॉलिशिंग के केस में नोट करके लिखवाया हुआ है, नोट्स में देखना एक बार जाके, अब फिर से बता देता हूँ, ट्वाइस ऑफ PL प्लस क्या होगा, PM, क्योंकि जब भी पॉलिशिंग करते थे एक मिरर के भी इसमें फेनोमेनन आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन खत्म नहीं कर पाए हम, इसीलिए लेंस वाला जो है वो एग्जिस्ट, जैसा पावर ऑफ लेंस है वो रहेगा, साथ में पावर ऑफ मिरर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये वही बात हो गई कि हमने एक लेंस के साथ एक मिरर को रख दिया, ठीक है, तो मिरर की पावर भी इसमें ऐड होगी, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम होगा, इस बार फॉर्मूला क्या आएगा, 2PL प्लस PM, लेकिन फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसी फिगर को उल्टा करना पड़ेगा, पहली बात तो मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं किया, मैंने लेंस को ही पलट दिया, है ना बेटा, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे होगी वो कहाँ पड़ेगी, वो कर्व पार्ट पे, आएगी, और कर्व का जो आपका नॉर्मल होता है वो कहाँ होता है, उसके
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करने वाली कोई भी लाइन वो नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। ठीक, बेंडिंग का फैन जैसे होता था वैसे ही होगा, है ना ये। और फिर वापस से क्या होगा, फिर से इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन, फिर से ये ऐसे आएगा और ठीक है, समझ गए। तो ये था तुम्हारा डायग्राम। डायग्राम में कुछ खास है नहीं, तो यहाँ से फिर से सारा फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्या आ जाएगा म्यू एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस ऐसे करके, ठीक है। अब लेकिन ध्यान देना, यही तो सीखने वाली चीज है। यहाँ पर क्या होगा बताना मुझे जरा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या होगा, आर क्या होगा इसका, प्लेन मिरर का आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्लेन मिरर का आर क्या होता है, मैंने तो बताया नहीं कभी, क्या वो बच्चे फोकल लेंथ ही कहाँ लेके तुम चले आए, प्लेन मिरर की बात हो रही है, फ्लैट होता है भैया वो, आर तो इन्फिनिटी होगा ना इस केस में, बहुत बड़ा सर्कल होगा। तो इमेजिन करो जब हमारी धरती में फ्लैट क्यों दिखती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जितनी दूर तक देखते हैं हमें जमीन सीधी फ्लैट दिखती है, क्यों दिखती है, तो क्या सर्कल नहीं है हमारा, सर्कुलर नहीं है ना। रीजन क्या है, जब आपको फ्लैट अगर दिख रहा है मिरर, तो इसका मतलब बहुत बड़े किसी सर्कल का वो पार्ट रहा होगा, है ना। अब वो बड़ा कितना किसी को नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, इतना सिंपल है यार ये, प्लेन मिरर का आर नहीं पता तुम लोगों को। और लिटरली इस मतलब है कि तुम बिल्कुल नोट्स पढ़ नहीं रहे हो, नोट्स में हर चीज लिखी हुई है A to Z, यहाँ तक ये भी लिखवाया हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हर इन्फिनिटी होता है, ये भी मैंने लिखित में आपको दिया है, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, कभी पलट लेना, ठीक है। आंसर निकाल दो भाई इस बात। जिसको अच्छा ये बता, क्या नाम शुभम, ये आज पढ़ा है, क्या होगा, क्या वो कैसे 2/r आया, ये नहीं फार्मूला, ये नहीं पढ़े हम लोग, कहाँ पढ़े थे, लेंस मेकर हम लोग जो पढ़ा क्या फिर, लेंस मेकर फार्मूला यही नहीं पढ़ा, देख रहे 2023 तक गए इससे क्या होता है, टॉपिक तो टॉपिक होता है। शॉर्टकट चलाए ये 2/r कैसे है बता जरा मुझे, चल लेंस मेकर पढ़ा ना, लेंस मेकर से ही आया है, चल बता ये कैसे आया है। पीएम क्या होता है, पावर ऑफ मिरर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ना, और एफ क्या होता है, r/2, ये सब तो वो r/2 लिखा हुआ है भाई, और प्लस में लिखा है क्योंकि प्लस में ही होता है उसमें, लेंस में माइनस में होता है, सामने ही आंसर है, लेकिन उसके लिए भी देखना है, इतना बेसिक 10वीं से पढ़ा दी। चल भाई आगे बता, आंसर इसका कितना आएगा, आंसर तो बता दो यार, उधर 1/0 हो जाएगा, इसको ही तो सॉल्व करना है, 1.5 में से 1 गया, 0.5 बचा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, नीचे r कितना है 20, उल्टा कर लो, आंसर कितना आ गया -20। इसके लिए तुम लोग इतने टाइम से मेरा वेस्ट कर रहे हो भाई, कीमती समय। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2μl -1/r। बच्चे आप लोग को थोड़ा मोटिवेट होने की जरूरत है, बहुत जिंदगी में रिजल्ट है तुम लोग के, ऐसे सड़े सड़े से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ने के मूड में हो, बैठे हो बस वो बना के यहाँ पर खत्म हो जाओगे रोज। जो चीजें वर्बली हो सकती हैं वो भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। सामने सब कुछ लिखा है लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं है। क्या हुआ, बाबू ने खाना नहीं खाया क्या आज, है दिमाग नहीं चल रहा तुम लोग का, खिलाओ लालो तो पढ़ाना शुरू करें हम, पता चला बाबू के चक्कर में यहाँ कहेंगे सर क्या हो गया, हम कहेंगे भैया महाराज हमारे सारे बच्चे बाबू सुन कर रहे हैं, और जेई जो मेंस का पेपर बनाने वाला है वो पागल हो गया और हम पढ़ाते पागल हो गए। भाई अभी भी ना कर पाओ तो फिर बेकार है, -20 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हो चुका तो बताना चाहिए ना कि हाँ सर मैंने कर लिया, आंसर आ गया।
चलो ये क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म तो पढ़ा ही है यार सबने, हम सबने बहुत पढ़ा है प्रिज्म, है ना? हर्षित कह रहा है अपन बताएंगे सर। ये क्या है बेटा? ये अलग अलग टाइप क्या है, क्या सिस्टम है इसमें? क्या है? प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास। ग्लास का एक हिस्सा होता है enclosed by two plane surface inclined at an angle। ध्यान रखना उसमें 3 सरफेस होते हैं लेकिन यूज हमेशा 2 होते हैं, तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं इंक्लाइंड एंगल, कोई एक एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली इसका एक वर्टेक्स होगा, जैसे इसमें दिख रहा होगा ये क्या है, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना? चलिए देखिए आगे, these surfaces are called the refracting surface and angle between them is called refracting angle or the angle of prism। ये एक चीज सीखने की है क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल भी है, एंगल ऑफ प्रिज्म सबको पता है लेकिन नहीं पता कि उसी को एक्चुअल में रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल तो ऑलरेडी बता रहा है, वो बता रहा है कि प्रिज्म कितने एंगल से रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये अभी कुछ अलग अलग टाइप के प्रिज्म हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बने हुए हैं, जो काम का है वो कौन सा अपन पढ़ने वाले हैं, है ना? अपन ट्रायंगुलर शेप का ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप है, सबका आपका डायग्राम बना हुआ है सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक, यहाँ पर प्रिज्म कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है उसकी भी कंडीशंस यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से देखो, उसमें इट्स नॉट अ प्रिज्म लिखा हुआ है, उसमें कुछ देखो आगे डेल्टा के बारे में कुछ लिखा हुआ, उसकी क्या जरूरत थी यार? डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब कौन कितना भटक गया, यही तो होता है ना कि इंसिडेंट रे कितना अपने पास से भटक गई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग बनाते थे, डेल्टा की बात करते थे। और अगर डेल्टा 0 मतलब वो भटका ही तो इसका काम क्या है? ये तो ग्लास स्लैब वाला केस हो गया। कौन सा केस हो गया? जो ग्लास स्लैब वाले केस में ऐसा होता था कि इमर्जेंट का एंगल और इंसिडेंट का एंगल सेम होता था, तो इसका मतलब 2 पैरेलल निकलेगी, तो वहां पर कहते थे कि लैटरल शिफ्टिंग आ गई। पढ़ा है ना मैंने, लैटरल शिफ्ट होता है, तो लैटरल शिफ्ट वाला केस तो प्रिज्म नहीं होगा ना, इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, उसमें डेविएशन तो होना ही होना चाहिए, राइट? जो कि इसमें नहीं है। ओके, बगल में एक अच्छा बना हुआ है, ये न्यूमेरिकल के लिए इक्विलैटरल प्रिज्म लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब होगा यार? सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये तुम्हें क्या, अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या पॉलीगन दिख रहा है किसी को? ये पॉलीगन नहीं है, बस 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम है, ये है बेसिकली ट्रायंगुलर ही, बस ध्यान रखना है कि इसके 3 सरफेस जो है इसको वर्टिकली ओरिएंटेशन में रखा गया है, इसको रीड्रॉ अगर करना हो तो कैसे करेंगे रीड्रॉ? ऐसे करेंगे रीड्रॉ, जैसे अपन हमेशा से पढ़ते आए, कैसे इस प्रकार का पढ़ते आए ना, है ना? ये डॉटेड होना चाहिए था और ये इस तरीके से, ये वही हो गया तेरा। ठीक, इसी चीज को वर्टिकल रोटेशन रख दिया, ऐसे तुम्हें दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एक्चुअली सामने करती है इसको, इसलिए कॉम्प्लिकेट दिखा है कुछ नहीं। इक्विलैटरल मतलब तीनों सेम, मतलब जो इसका लेंथ होगा यही इसका लेंथ होगा वही, एंगल्स भी सेम, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? आंख बंद करके 60 डिग्री, 60। इक्विलैटरल है ना, तो आंख बंद करके 60 डिग्री, ये कितना होगा भैया? 60। तो ये है, हमेशा जब भी वर्क करेगा तो 2 ही करेगा, एक कभी भी वर्क नहीं करेगा। 3 होते जरूर है लेकिन काम 2 करते हैं। ठीक है, हाँ, अनटिलनेस हम लोग किसी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर प्लेस कर दें जिसके वजह से वो जो आखिरी वाला सरफेस है वो ओपेक ना होकर के एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाए जहां से रेज निकल सकती हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे ये मान लो टेबल पे रख दिया तो ये ओपेक हो गया, ओपेक मतलब इसके अंदर से लाइट निकल नहीं पाएगी, तो इस पर होगा क्या? इस पर रिफ्लेक्शन होने लगता है। क्या लगता है? रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो वो काम रिफ्रैक्शन वाला कर नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन की तरह कर रहा है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि काम का नहीं है, हमारे लिए तो 2 ही चल रहा है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट, जैसे सवाल पूछे जा चुके हैं एडवांस में, भाई रख दिया ट्रांसपेरेंट तो दिमाग कुछ लोग लगा देते हैं, यहाँ से भी निकल जाएंगे भाई, तो वहां क्यों जाएंगे? यहाँ जो टकराएगी वो रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगी, लेकिन उसमें फिर से अब और कॉम्प्लिकेशन। जो पढ़ रहा है बच्चा उसको बहुत मजा आएगा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सबको मजेदार नहीं लगेंगी, ये कुछ सीमित बच्चे जो बहुत पढ़ रहे हैं मेहनत से, जो उसको मेरी सारी बातें याद है, TIR पढ़ाया था मैंने, इतना शानदार सवाल पूछ रहा हूँ और अभी देखना दिमाग खुल जाएगा कुछ लोगों का। क्या बताऊँ, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रख दिया, ठीक, मतलब ये एक्टिव है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, प्रिज्म नहीं जानते, हमें पता है कि ये एक मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है, इसमें आएगा कोई एक मीडियम म्यू है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। मैंने कहा इस तरीके से बेंड हो रहा है कि ये जो आपका सरफेस है इस पर आके हिट कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मतलब फर्दर रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। एंड अब यहाँ पे मैंने कहा कि कंडीशन यहाँ इस तरीके की है कि जो एंगल ऑफ हिट कर रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो अब ये रिफ्लेक्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिफ्लेक्शन।
क्योंकि यही तो क्रिटिकल एंगल का काम होता था। क्रिटिकल एंगल वो पॉइंट है जहां से रिफ्रैक्शन होगा। क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन होता है बस, लेकिन थीटा कितना होता है 90 होता है। दिखता नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं लेकिन है, होता होता जरूर है। फिर जब अपन उससे ज्यादा होते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्शन कराने लगता है। तो अगर ट्रांसपेरेंट पे रख दें उसके बाद भी इसका यूज नहीं करना चाहते हैं और इस पे रिफ्लेक्शन कराना है, तो उसका कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया? नहीं। पीआईआर करवा दिया और सवाल मिल जाएगा तुम्हें अच्छी किताबों में, ठीक है? तो ये है, बहरहाल एक छोटी सी झलकी थी इसकी। डेप्थ तो बहुत है, करने को तो बहुत कुछ कर सकते। एक बात मैंने बता दी आपको बस। ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? इन दोनों का इसके पर्टिकुलर एक मैंने आईसीएसई की 9th क्लास की किताब देखी, उसमें मैंने देखा, मैंने कहा दिमाग खुल गया। मैंने कहा ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ता कौन है? मतलब 9th क्लास बच्चों किसी को नहीं पता, किताबों में लिखा हुआ था, उसमें बेसिकली यही सेम है, लेकिन एक भी बच्चा पढ़ता नहीं है ना, टीचर पढ़ाता है किताब में, लेकिन दिया हुआ है ये। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग डेविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डेविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एक चीज सीख करके आए थे ग्लास स्लैब के अंदर कि कभी भी अगर इंसिडेंट नॉर्मल के अलॉन्ग होगा तो लाइट स्टेट पास करेगी। सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा कि जो अंदर हुआ, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन हुआ, अगर वो ऐसे 90 पे आ गया तो यहां से होगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। तो उसमें क्या था, उस किताब में क्या था, इमेज बना रहे थे। इमेज को कह रहे थे कि इसको ओरिएंटेशन आपको 90 से चेंज करना है, फॉर्म ऑफ इमेज तरीके से। तो आप सामने ऐसे रख दिया, ठीक है, ठीक है, देख उल्टा हो गया, इमेज उल्टी हो गई। समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही है, मतलब उस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो TIR वैसे तो हल्के में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो बहुत काम की चीज है वो, ठीक है? तो अपने को कंडीशंस पता होनी चाहिए बस, क्रिटिकल एंगल कितना है और कितना कैसे निकालेंगे, सारे डेरिवेशन पढ़ा दिए थे, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए थे, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब आपके पास है, ठीक? तो मतलब कभी ये नहीं कहना कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया किसी ने, मैंने उस लेवल तक का पढ़ाया है, ठीक? अब इसके बाद कर लेते हैं, ये क्या है भाई? इसमें देखो, इसमें 3 अलग अलग हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है? जब ओरिएंटेशन होता है उसके साथ डिसाइड होता है। इसमें वर्टेक्स कौन सा है? ऊपर 45 सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा के रख देंगे सी ऊपर चला जाएगा, है ना? तो चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन मैटर करता है। बगल में देखो क्या कर दिया हमने, राइट एंगल प्रिज्म बना दिया। अब इसमें ये नहीं बोलना 45 से 45 है, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब है कि बचे रिमेनिंग दोनों वर्टिसेस में सेम एंगल होना चाहिए। इसमें क्या होगा? इसमें से 30 और 60 होगा, और क्या होगा, है ना? 30 और कुछ पॉसिबल है नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर नहीं तो, ठीक है? चलिए, ये मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है जिसमें सब कुछ आपके काम का है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है कितना पढ़ना है। हम लोगों से एक ही सिंपल पढ़ना है, ये रहे भाई साहब हमारे सामने, ठीक है? यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें रे डायग्राम को देख के ही आधे ज़्यादा जानकारी आ जाएगी आपके हाथ में, ठीक है? बहुत लिखने उखने के चक्कर नहीं पड़ेंगे। आपको ए के बारे में बता दिया, ए क्या है इस समय जिस ओरिएंटेशन में, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक? बहुत अच्छा। बाकी और सी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वर्टिसेस तरह है, लेकिन अगर इस समय देखेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्वेश्चन देगा तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक? फिर हो क्या रहा है, रे डायग्राम पर आप खुद समझाएंगे, मुझे बताइए कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन बताएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ क्लियर है यार? PQ सब दिख रही है, एरो दिखा रहा है, इसमें मतलब इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट, रेयर टू डेंसर आ रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, दिस इज योर रेयर, दिस ये R लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं, इसको फिर से R लिख देते हैं, ठीक है? और फिर जब भी डेंसर अगर कुछ नहीं है तो अपन मान लेंगे इसको एयर कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, इसमें म्यू कर देंगे और इसमें फिर से 1, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हैं अपन। उसके बाद क्या हो रहा है, अब तुम बोल रही हो, बोलो। सर ये डेंसर से अभी रेयर टू डेंसर कहते टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया, फिर जब ये डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसमें PQ लाइन है इंसिडेंट रे, हां ऐसे बोलोगी तुम। और फिर NO है, जो NO सर वो जो लाइन है वो नॉर्मल है टू द सरफेस AB, ऐसे बोलना होता है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यस सर, ठीक है? जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, क्लैरिटी कितनी है? तो AB आपका सरफेस हो गया सर, इसका नॉर्मल NO हो गया। NO के रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो इंसिडेंट एंगल I1 बनता है, डेंसर में जा रहा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल घट जाएगा, ठीक है? करीब आ गया और उसको कितना मान लेंगे, अब लेकिन सरफेस 2 के लिए यही जो रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो बन जाएगी इंसिडेंट।
अब ये एंगल कुछ बना रही है यहाँ पर R2 कैसे बनाया उसके पहले नॉर्मल बनाया हमने n डैश O बनाया दिस इज योर नॉर्मल ऑन सरफेस AC ठीक है। अब यहाँ पर सर ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो हमेशा इमर्जेंट रे नॉर्मल से दूर भागेगी मतलब कि जो एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा। सो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि I1 इज ग्रेटर देन R1 एंड I2 इज ग्रेटर देन R2। ये सिंपल इतना हम लोग जानते हैं इतना हम समझ चुके हैं। उसके बाद क्या किया गया सर अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया एंगल और डेविएशन बताओ तो एंगल और डेविएशन आपने सिखाया हुआ है कि इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का एंगल होता है। तो हमें पता है ये इंसिडेंट PQ है तो PQ का आपने क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटेंशन ठीक मतलब ये वो पाथ हो सकता था जिस पे वो जाती लेकिन गई नहीं ठीक। फिर हमने देखा कि ये RS इज द इमर्जेंट रे इसको पीछे हमने एक्सटेंड किया दोनों जहां टकराएंगे वहीं एंगल बन जाएगा और आपने फिगर में दिखाया है डेल्टा ठीक। अब एक और चीज हमने लिखी है डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये क्या चीज देखते हैं तो डेल्टा 1 क्या फर्स्ट रिफ्रैक्शन में कितना डेविएट हुआ वो निकाल रहे हैं और फिर डेल्टा 2 निकाल रहे हैं डेल्टा 2 क्या सेकंड रिफ्रैक्शन में कितना डेविएट हुआ। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहता हूं तो PQ कितना अपने पास से भटक गया जब वो प्रिज्म के अंदर गया तो बेटा कौन सी लाइन है दूसरी वाली QR तो PQ और QR के बीच का एंगल डेल्टा 1 हो गया। अब QR हो गई इंसिडेंट रे फॉर रिफ्रैक्शन 2 तो उस केस में अब ये एक्चुअल में इसका पाथ क्या माना जाएगा कि स्ट्रेट लाइन क्या माना जाएगा यहां से अगर हम देखें अब मैं यहां बैठा हूं तो मैंने इसके पहले मुझे नहीं पता भाई इसके पहले क्या हो रहा है मैं तो AC पे बैठा था ना तो AC पे जो बैठा है उसको तो लगेगा कि प्रिज्म के अंदर से लाइट आ रही थी बस ठीक तो वो कहेगा भाई इसका जो रास्ता था वो ये था है ना और ये कहां भटक के चला गया RS पे तो ये एंगल और ध्यान से देखना ये एंगल वो बताएगा डेल्टा 2 तुमको नहीं हम प्रिज्म के अंदर जाएंगे हम अंदर से देखना चाहते हैं हम बाहर से तो अंदर जो देखना चाहेगा समझदार अगर होगा कहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है यार इतना टेंशन क्यों ले तो उसने कहा कि इसके पीछे देखो इसी को पीछे खींच दिया तो दो रे जब ऐसे टकराती हैं भैया तो दो नहीं 4 एंगल बनते हैं जिसमें जो सामने वाले होते हैं उनको इक्वल और वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ जो देखा जाए डेल्टा 2 जो है वो हमने अपनी डेरिवेशन के लिए अंदर कर दिया जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में वो यहाँ से देखते हैं फिर वापस से इसको मैंने बना दिया क्योंकि अब मैं प्रूफ करूंगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में रिलेशंस ठीक है। समझ में आया फिगर समझ गए शुरू करें चलो देखो फिगर है देखो लिखिए फटाफट। अब मैं बेटा ये नहीं लिखवाऊंगा PQ इंसिडेंट रे है R1 रिफ्रैक्टेड एंगल ऑन फेस AB ये सब नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज ये मैंने अभी समझाया है ठीक है। सीधे मैं आपके मेन पॉइंट पे आऊंगा कि सबसे पहला काम क्या है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं फॉर एंगल ऑफ डेविएशन मैं बीच में बताता रहूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं डेविएशन ऑन फेस AB फेस पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है तो मतलब रिफ्रैक्शन 1 की बात कर रहा हूं ठीक है। वो कितना है डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए I1 माइनस R1 है ना क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। फॉर एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस AC क्या हो जाएगा डेल्टा 2 इक्वल टू अब बताइए क्या लिख दूं I2 माइनस R2 है ना हमेशा ज्यादा से कम ठीक है। फटाफट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बताइए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या हो जाएगा डेल्टा कैसे निकालेंगे बताइए कहेंगे I2 माइनस I1 कर दीजिए I2 प्लस नहीं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस डेल्टा क्या कर रहे हो हाँ फिर से प्लस ऐड करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को अरे बताओ ना ये डेल्टा 1 प्लस हाँ ऐड ही पक्का तभी तो आएगा दोनों भी अरे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है सर वो एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा कि नहीं होगा होगा कितने लोग कह रहे होगा हाँ यस सर भाई क्या हो गया होगा कि नहीं होगा अच्छा चलो एक चीज कहानी सुना जैसे ये डेविएशन को मैं कहता हूँ भटक गए यही तो कहता हूँ ना
तो जैसे हम कहे कि जब जो है हमारा एक मित्र था वो 10वीं क्लास में था। अब टोटल भटकना मतलब कि जो आज तक जितना भटके, तो उसके बाद कहते 10वीं में गया, तुम लोग के साथ था, पढ़ता था, फिर तुम लोग साथ छोड़ दिया, 11th में गया, भटक गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा घूमने उमने लगा। फिर वो 12वीं में आया और फिर वो जो है उसकी दोस्ती बन गई। अब वो खाना खिला के ही उसको जो है पढ़ने बैठता है। तो टोटल भटकना कितना हुआ 11th का और 12th का मिला करके ना। तो यहाँ पर भैया यहाँ से गए पहले AB पे पहुंचे तो यहाँ भटके पहले, फिर AB से फिर पहुंचे AC पर, फिर भटके, उसके बाद तो कहीं नहीं भटके ना। तो टोटल भटकना तो ये डेल्टा 1 प्लस। तो इसको कहने में इतना काहे हेजिटेशन आ रहा है? मैं तो छेड़ूंगा ही भाई आपको, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी आपको खुद देखनी है ना। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तो लग जाएगी ना। लग जाएगी, लेकिन ये हमें अभी नहीं बताना था, पहले बताना था। बताया था। तो कॉन्फिडेंस नहीं थे ना। जब आप लड़ जाओ, जब आप मुझे लड़ जाओगे हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जैसे देखो पीछे शांत बैठे थे वो सब तो एकदम आउट ऑफ फेज हो गए, नहीं ये तो हो ही सकता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी, बस मैं आपको चेक कर रहा था, ठीक है। ये बोल रहा था वही बार, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको वो कर रहा था ताकि मैं देखूं क्या और कुछ तो नहीं बोलते। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। अपनी बात पे भी टिके नहीं रहोगे तो क्या मतलब है पढ़ने का? क्या आ जाएगा? इसने बोला तो था I1 + I2 फिर -R1 और R2। कर डालो ऐसे ही, क्या हो जाएगा? पुट कर दो, जिसको नहीं आ रहा समझ में भाई उठा के वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, I1 - R1 + I2 - R2 करोगे तो क्या आएगा? I1 + माइनस ऑफ R1 प्लस ब्रैकेट लगा दिया, खत्म करो यार। ठीक है ना, यही तो होगा। और R1 + R2 क्या है? सेम है। R1 + R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एंगल ऑफ प्रेस। किसके बराबर? एंगल ऑफ प्रेस। ठीक है, और प्रूफ कर देते हैं, अच्छा आराम से करेंगे। ठीक, अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं प्रूफ करूंगा कैसे R1 + R2 A के बराबर है, प्रूफ करूंगा। इन ट्रायंगल QOR नीचे वाला छोटू वाला एंगल, जहां पर दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं वहां पर मैंने एंगल क्या मान लिया है? थीटा मान लिया। मुझे नहीं पता कितना एंगल मिल रहा है, कोई नहीं जान सकता, हम मान ले रहे हैं थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। तो R1 + थीटा प्लस नाराज हो गया क्या? लिखते रहो, R1 + थीटा प्लस R2 क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है। उसके आगे इन क्वाड्रिलेटरल AQOR क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी होती है कुछ, अपोजिट एंगल का सम 180, एक अपोजिट एंगल का सम 180। देखो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर इसको बनाते हैं 3, ठीक है। और इसी प्रकार से इन क्वाड AQOR, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल सम इज इक्वल टू 180। तो A + थीटा क्या हो जाएगा? A + थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 और 4 को कंपेयर करोगे, 5 और 3 को, अरे 4 है क्या ये? 4 और 3 को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि R1 + R2 A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A। प्रूफ हो गया। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 it is quite clear that क्या हो जाएगा? A is equal to R1 plus, लो भाई एक और रिलेशन मिल गया, with the angle of प्रेस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे, then total angle of deviation will be equal to what? I1 + I2 minus A। मतलब बिना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना डेविएट होगा, क्योंकि हमेशा हमें इंसिडेंट और इमेजेंट का एंगल पता रहेगा, और प्रिज्म में हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में पता रहेगा। प्रॉब्लम R1 R2 में आती है इसलिए उसको ही हटा दिया फॉर्मूले से, ठीक है। अब लगाने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। क्या होता है भाई बताओ, बताइए। अब इसमें पूछोगे, सबसे पहले पूछना चाहिए कि सर लगाओगे कहाँ? 2 सरफेस है ना, एक रिफ्रैक्शन थोड़ा ना हो रहा है। स्नेल्स लॉ लगेगा तो रिफ्रैक्शन का लॉ है ना बड़े भाई,
तो वो 2 पे लगेगा ना, कोई एक मीडियम और दूसरे, यहाँ तो 4 पेयर बन रहे हैं देखो 1 2 3 4 है ना। तो आप पूछोगे कौन सरफेस की, मैंने कहा फॉर सरफेस अब लगाओ क्या करोगे, μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin R1, यही तो होगा ना। और एट सरफेस फॉर सरफेस AC यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताओ, μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 sin, किसी को समझना है तो पूछ लो भैया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, हो गया क्वेश्चन नंबर, जिसको समझ नहीं आ रहा उसको इधर देखना चाहिए। ऐसे पढ़ते थे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन, अब ये म्यू क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे ये μ1 μ2 भी तो वही है, रेशियो म्यू की फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, अब डिपेंड करता है 1 μ2 निकाल लो या 2 μ1 निकाल लो, 1 μ2 निकाल लो तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, है कि μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। कैसे पढ़ लिया तुमने, चल तू वैसे बता दे, n21 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n2/n1 होगा, देख लेना उसको बाद में। चलो फॉर्मूला रट के बैठिए, फिर गलत बता रहे, उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। चलो ये देखो भाई, ठीक है, इधर देखो, जिसको अभी देख तो दिखाता हूँ, ये देख यही देख ले, फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे सामने, इधर देख साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना। अब देख जरा इसको उधर फेंक, तो क्या आ जाएगा, देख साइन आई अपॉन साइन आर करेगा μ2 अपॉन μ1, यहाँ कर जरा उल्टा हो जाएगा, देख, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो कोई नहीं, वापस एक बार देख लेना उसको, ठीक। नोटेशंस और उसका रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, यही आपके फाइनल इक्वेशन हो गए, ठीक। अगर मुझे निकालना है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन समझ गया ना, भटकना नहीं चाहिए आदमी, जितना कम से कम भटके तो उतना ही हमारे लिए और अच्छा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्या होगा मिनिमम डेविएशन कंडीशन, देखिए फॉर मिनिमम मिनिमम डेविएशन तब माना जाएगा if I1 is equal to what, I2। अब आपको I2 याद होना चाहिए, I2 I1 क्या होता है, I1 इंसिडेंट और I2 इमर्जेंट, ठीक है। पिछली बार हमने ऐसा कोई केस नहीं मान के चलाया, ठीक है, इसलिए बेटा ध्यान रखना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब ये देखो, ये ग्राफ भी एक ही सेकंड में समझ लो यार, ये देखो ग्राफ यू शेप्ड बन रहा है ना, इसका मतलब समझो पहले, इसमें क्या है, एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है आपका डेविएशन, एक ऐसा पॉइंट जो मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है, क्योंकि ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इसके पहले देखो तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और इसके बाद भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये वो पॉइंट है जिसपे वो सबसे कम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो आपका डेल्टा है वो I1 प्लस I2 माइनस a करने पर सबसे छोटी वैल्यू कहाँ दे रहा है, वो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, समझ में आ रहा है। और वो पॉइंट कब है, जब I1 I2 दोनों बराबर हो जाए, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। तो किया क्या गया होगा, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग रखा गया, किसके ऊपर, किसी एक सरफेस के ऊपर, सबकी रीडिंग हम लेते गए, ठीक, सबकी रीडिंग लेते गए। तो यहाँ पर किसका ग्राफ बनाना है, यहाँ पर हमने जितने वैल्यू ली थी इंसिडेंस का आई थी वो रख दिया, और फिर कैलकुलेट करके यहाँ पर डेल्टा निकाल लिया, फिर ग्राफ बना डालिए। तो देखा कि जब कम थी, देखो तब भी डेल्टा ज्यादा है, और ज्यादा है तब भी डेल्टा, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर डेल्टा आपका कम आ रहा है, और वो कौन सी वैल्यू थी, जहां पर मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि जब मैं लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूं, जितने एंगल से करा रहा हूं उतनी एंगल से इमर्जेंट रे भी निकल रही है, और कहीं पर मैंने ऐसा नहीं पाया कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू बढ़ी रही है। हाँ, ये है, इसमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं कि हम लोग एक
स्टार्टिंग में जब एंगल ऑफ कम होता है तब डेल्टा ज्यादा होता है, लेकिन जब हम I1 I2 के क्लोजनेस बढ़ाते जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज में बहुत कम गैप रखते जाते हैं, तो हमने ये पाया कि डेल्टा डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से डेल्टा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहां तक, मिनिमम तक। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये देखा कि अब जब I1 I2 की वैल्यू वापस से चेंज गैप हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, देखो ठीक है, देखो I1 यहाँ पर है और I2 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो ये है आपका ग्राफ का मतलब, ऐसे ग्राफ समझाता है। अब प्रूफ कर देते हैं, लिख लो इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। R1 प्लस R2 क्या होता है, E के बराबर। इसका मतलब कह सकता हूँ A इज इक्वल टू 2R, लिख सकता हूँ ना, A इज इक्वल टू 2R, या R इज इक्वल टू A बाई 2, ठीक है। डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 में लिख सकते हो 2I माइनस A, ठीक है। भी लग रही है यार। तो I की वैल्यू क्या होगी बेटा, कंडीशन निकाली तो इसको तो भेज दिया, तो डेल्टा मिनिमम माइनस A अपॉन प्लस A अपॉन 2। ठीक है। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू ऑलरेडी A बाई, नेक्स्ट लिखो, अगर मैंने प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, हमने कहा रख दिया उसको एयर, तो μ1 क्या हो जाएगा 1 और μ2 क्या हो जाएगा μ, ठीक है। तो इक्वेशन जो पीछे बनाया था उसका यूज करो, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 इंटू साइन I1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, I ले लेंगे, इज इक्वल टू म्यू साइन R1 की जगह R लिखते हैं, है ना। और I की वैल्यू क्या होती थी, I की वैल्यू भी निकालिए इधर, हो जाएगा A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन R, R को लिख सकते हैं A बाई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा आपका, सो म्यू विल बी इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। हो गया, यस। अब देखो ध्यान से, if theta is less than 10 डिग्री, थीटा नहीं बेटा, ए हो, if ए क्या है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपका 10 से छोटा हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, और जब स्मॉल एंगल होता है तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। देन साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, अरे मैंने लिखवाया ना, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किस पर होता है, थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक चीज है, पता है तुम्हें, फॉर्मूला बदलने वाला है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, देन म्यू विल बी इक्वल टू A म्यू, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A। बस ये आएगा। जब एंगल ऑफ रेंज बहुत कम हो तब डायरेक्टली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे वापस से डेल मिन की बात सिर्फ करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डेल मिन की बात करनी है, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसको कर सकता हूँ ना। तो डेल मिन क्या आ जाएगा, a इंटू म्यू माइनस, लो एक और फॉर्मूला बन गया, रीअरेंजमेंट किया बस, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं, मिनिमम की बात हो रही है तो मैक्सिमम की बात भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है।
अगर हमें मैक्सिमम डेविएशन कराना है उस केस के लिए क्या होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लिखिए। नो इमरजेंसी कहाँ से आ गया? अच्छा ये मैक्सिमम कैसा पढ़ा दिया क्या मैंने? अरे इसको काट दो यार, यहाँ से ये क्या हो गया? उससे पेन नहीं सिलेक्टेड हुआ। क्या ही सिस्टम है ये? अभी तो ये भी पढ़ना है। नो डेविएशन आ गया, उसको स्लाइड चलिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम, लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। लिखिए ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल ऑफ कितना IG हो गया और I2 कितना हो गया? I2 हो गया आपका 90 आपका मैक्सिमम। ग्रेजिंग का मतलब पता है, बात वही हुई क्योंकि ये जो यहाँ पर इमर्जेंट रे है वो 90 डिग्री पर निकल रही है। 90 डिग्री मतलब समझ रहे हो? यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल कितना है? और यहाँ से जो आपकी रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकंड का, वो कितना हो रहा है? कितना एंगल है ये? 90 होगा, मतलब प्रिज्म के सरफेस के साथ ही, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका? इधर हो गया R1, इधर क्या हो गया? R2, ये हो गया एंगल A। एक एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बन गया रेडियन, बना लेना इसको। ठीक है, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस AC। क्या हो जाएगा? म्यू R2 म्यू साइन R2 इज इक्वल टू, किसी को समझ नहीं आ रहा है भैया? ये हो गया म्यू, ये क्या हो गया? 1, है ना। AC पे लगा रहे हैं तो प्रिज्म के अंदर से चल रही है इंसिडेंट्स, ठीक है। इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 इंटू साइन 90, यही तो होगा, है ना। ये आ जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1। साइन 90 क्या होता है? 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू जो भी लिख दो, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ठीक, ठीक। यहाँ पर नहीं, वो क्रिटिकल वाली बात हो गई ना, 90 पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ TIR का भी पहला जो क्रिटिकल एंगल वाली केस है। तो अभी तो ग्रेजिंग कह रहे हैं ना, तभी तो ग्रेजिंग इमरजेंसी की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तो R2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन ठीक बेटा, यहाँ तक हो गया। और इसे क्या कह सकते हैं अपन? थीटा, क्या कह सकते हैं? थीटा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का भी एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ठीक है। और R1 R2 क्या होता है? R1 प्लस R2 क्या होता है? A के बराबर। R1 प्लस R2 क्या होगा? A के बराबर, है ना। तो हम लोग A को क्या लिख सकते हैं? A को क्या लिख सकते हैं? R1 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर R2 क्या रिप्रेजेंट करता है? R2 रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल एंगल को,
तो मैं r1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ r1 इज इक्वल टू a माइनस R2 थीटा सी। अरे बात तो वही हो गई, ठीक है। फिर से लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस AB। चलिए कहाँ थे, AB पे लगा दो। AB पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू साइन R1, ठीक है। और R1 के वैल्यू अपन ने निकाल ली है, वैल्यू पुट कर देंगे उठा के, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ IG इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, अभी तो निकाला था A माइनस थीटा सी, है ना, लिख लो। और अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन बी। फटाफट लिख डालो यार। साइन IG इज इक्वल टू म्यू साइन A कॉस थीटा C माइनस कॉस A साइन थीटा सी, ठीक है। IG इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स, उठा के फेंक दो सब उधर, है ना। म्यू साइन इनवर्स, म्यू स्क्वायर माइनस 1 ना वैल्यू पुट करने वाले हैं, साइन थीटा सी 1 अपॉन म्यू पुट कर देंगे, कॉस थीटा सी म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अरे भैया पीछे हम लोग डेरिवेशन किया था बहुत अच्छा सा, उसके अंदर निकाला था हमने साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। जिसको याद नहीं हो वो ऐसे घुमाओ पीछे और देखो इधर से, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू थीटा सी। साइन इनवर्स को उठा के इधर फेंकोगे तो बन जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। और जिसको अभी भी नहीं आता है, बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सी इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, फिर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, रूट के बाहर निकाल लेंगे इसको तो बन जाएगा cos थीटा c इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट के बाहर, ठीक है भैया। ये तो मैं ये यहाँ डायरेक्टली पुट करने वाला हूँ, ठीक है। कर लोगे, करो और जरा सॉल्व करो। IG का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टली IG लिखने जा रहा हूँ, तो IG इज इक्वल टू आपका आंसर आना चाहिए साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिखिए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। वैसे ये बहुत सिंपल है, यहाँ आ जाएगा साइन A, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है देखो मैं वर्बली आपको दिखाऊंगा, कहेंगे लिखित में तो आता नहीं है, वर्बली बता रहे हैं भाई देखो वर्बली नहीं तो मैं सब आ जाएगा। देखो साइन के म्यू को अंदर लेके जाओगे तो जाएगा म्यू इंटू साइन ए इंटू कॉस थीटा सी माइनस म्यू इंटू कॉस ए, दोनों तरफ म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब म्यू तुम्हारे पास है, यहाँ रहे तो ब्रैकेट में हटा के लिख ही देते हैं तुम्हारे लिए। चलो लो यहाँ भी म्यू लिख दिया और यहाँ भी म्यू लिख दिया, खत्म करोगा, है ना, ये लो, ठीक। अब इमेजिन हो जाएगा तुम्हें। अब वहां बगल में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, देखो कॉस थीटा से नीचे लिखा हुआ है, दैट इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। जब यहाँ पुट करेगा बड़े भाई तो म्यू पहले से ऊपर था, एक नीचे आ गया, कट गया, बचेगा क्या अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे साइन ए था, साइन ए रहेगा, ठीक। कॉस थीटा से काम हो गया। यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए तो रहेगा ही, ठीक। कॉस ए मैंने लिख दिया, लो भाई साइन थीटा से की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, एक इधर था क्या आ गया 1 अपॉन म्यू इनटू म्यू। ले भाई आ गया कि नहीं आ गया, आएगा कि नहीं आएगा कॉस ए। तो मैं जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उसको मैं ऐसे करके मिटा दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ ये है आपका IG का, कैसे आया क्यों आया, इसको आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो डेरिवेशन हम नहीं पूछते, ठीक है, कहीं किसी स्तर पर।
अब नोट करके एक चीज NOT, इसके बाद भी लोग दिमाग लगाते हैं सर क्या IG पे ही होगा, IG को बढ़ा दिया तो ऐसे खुरापाती लोगों के लिए मैं लिखवा रहा हूँ इफ I is further increased ठीक है, इसका मतलब क्या है I is greater than IG, तो देखो क्या then R1 increases then ठीक है R2 डिक्रीजेस, R1 बढ़ेगा तो क्या होगा R2 भी डिक्रीज करेगा एंड R2 अब क्योंकि तुम लोग को ये समझना चाहिए कि यहां पर उल्टा गेम है, अगर ये बढ़ जाएगा तो R2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा घट जाएगा, बिकॉज दोनों इस तरीके से जो यहां पर होगा फिनोमेनन उसका अपोजिट, क्योंकि दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन में प्लेस्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर R2 डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा थीटा सी डिस्टर्ब हो जाएगा, लिखिए एंड बिकम्स लेस देन थीटा सी एंड बिकम्स लेस देन थीटा। अब अगर थीटा सी, क्योंकि TIR पढ़ा है अच्छे से, थीटा सी वो स्टेज होता है जहां पर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद तो फिर आपका ग्रेटर होने लगता है, अगर थीटा सी से बड़ा हो जाता तो TIR होने लगता, लेकिन यहाँ तो होगा नहीं ऐसा, तो इसका मतलब नॉर्मल जो फेनोमेनन होता था वो होने लगेगा और हमारा मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन वेस्ट हो जाएगी। ठीक है लिखिए बिकॉज ऑफ विच द रे इमर्जेस, बिकॉज ऑफ विच इसका मतलब है कि ये यूनिक है, IG क्या है यूनिक है, ये एक ही वैल्यू हो सकती है, कई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है तो लिखिए इसमें एक और छोटा सा लिखवा दूं, मुझे पता है ये चीजें आप लोगों को पता है, मैं लिखवा रहा हूँ बस बैकअप के लिए कि कोई गलती ना हो। लिखिए ये TIR लिखवा दो, छोड़ दो, TIR तो सबको समझ में पता है ना कि लिखवा दें, चलो इन मासूमों को चेहरे देख के लगता है लिखवा देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि सर ने छोड़ दिया, हम आता हमें आ सकता था लेकिन सर की वजह से हमारा नहीं आया, तो उससे पहले लिखवा लिख लो यार, छोटा सा लिखिए इफ I is greater than equal to IG, लिखिए बोल रहा हूँ, if I is greater than equal to IG then light ray emerges, the light ray emerges otherwise, otherwise का मतलब हुआ कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, it undergoes, otherwise it undergoes TIR at phase AC, otherwise it undergoes TIR मतलब total internal reflection at phase, phase भी लिखवा रहा हूँ, किस phase पे होगा AC पे ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक लिखिए डेल मैक्स क्या हो जाएगा, डेल मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए IG प्लस 90 माइनस चलिए बेटा हो गया डन। ठीक आगे बढ़ जाए, आप बात करते ही इमरजेंस कब नहीं होगा, वही TIR वाली बात हो जाएगी। ठीक है अब हम लोग जो I1 है उसके लिए कितनी पुट करने वाले हैं 90, इफ I1 इज इक्वल टू क्या है दैट इज I, और कुछ हो सकता है क्या, अरे मैक्सिमम 90 डिग्री पे तो इंसिडेंट कराओगे, अरे यार कोई भी एक सरफेस है, ठीक तुम कहोगे ये सारा एंगल हो गया, नाराज हो जाता है यार कभी-कभी। चलो ये देखो ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल I1 हो गया है ना,
मैक्सिमम कितना कर सकते हो, इसको बढ़ाते जाओगे यहीं तक लाओगे, ये है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 90। ठीक, तो क्या आ जाएगा, लगाओ इंसिडेंस लॉ ए बी पे लगा दो एक बार, क्या आ जाएगा 1 × sin 90, यही तो करोगे। क्या हो जाएगा 1 × sin 90 इज इक्वल टू म्यू × sin r1, यही तो करोगे ना बच्चा। तो sin r1 कितना आ गया बताओ, sin r1 इज इक्वल टू 1/μ। किसको समझ नहीं आया, sin 90 बेटा 1 होता है, 1 × 1 1 हो जाएगा, म्यू × sin r1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा c। ठीक है, अब ध्यान से देखना, r1 क्या है, थीटा c। तो इफ TIR occurs, if TIR occurs, तो R2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन थीटा c होगा कि नहीं होगा। तो अगर R1 R2 बराबर हुए, सुनना ध्यान से, अगर R1 R2 बराबर होंगे तो इमर्जेंट एंगल कितना होगा 90, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इमर्जेंट एंगल 90 नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि R2 की वैल्यू थीटा c से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन किससे, R1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर R1 + R2 क्या है, तो हमें अगर R1 का वैल्यू पता है जो कि यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से R2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और किसी भी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर बना लो इसको, दिस इज योर इक्वेशन नंबर sin r1 इज इक्वल टू थीटा c, sin थीटा c। ठीक है, ये हो गया, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ था, सो मैंने थीटा सी लिख दिया था। कहाँ से मैंने गलती पकड़ी अपनी भैया, यहाँ से, अभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ पीछे, ये इधर देखो, यही तो पढ़ाया था, साइन इनवर्स 1/μ इज इक्वल टू थीटा, मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया था, गलत था ना वो, साइन उधर जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू, लिख लो भाई, यही लिख लो यार, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/, नोट्स में ऐसे कर लो भैया। ठीक, तो मैंने यहाँ गलत लिखा, जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने यहाँ ठीक कर दिया। ठीक है, ये साइन थीटा सी होगा सिर्फ, क्योंकि साइन थीटा सी 1/μ के बराबर होता है। ठीक, तो इससे कंपेयर किया मैंने, R1 आ गया, R1 कितना आ गया, थीटा सी के बराबर। अब ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ R1 + R2 की वैल्यू क्या है, तो R2 क्योंकि थीटा सी से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ R1 + R2 ग्रेटर देन है थीटा सी प्लस R1 तो थीटा सी है ही, लेकिन R2 भी थीटा सी से बड़ा हो सकता है। मैंने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी हो सकती है, थीटा सी हो सकती है R2 की, तो दोनों को लिख दिया मैंने थीटा सी प्लस थीटा सी। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि TIR कराना है तो R1 + R2 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ऑफ होना, तो भाई एक और कंडीशन मिल गई, क्योंकि हमें पढ़ना था कंडीशन फॉर इमरजेंस, नो इमरजेंस, है ना। तो इसका मतलब है, एक अगर यहाँ रेंज बनेगा तो यहाँ से ऐसे बनेगा रेंज, कंडीशन आर, एंगल ऑफ प्रेजेंस शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी फॉर नो इमरजेंस। ठीक है, और क्या बन सकता है, a/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। ठीक है, a/2 क्या है, थीटा सी से ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं साइन लगा दूं, इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी लगा देते हैं, साइन ऑफ a/2 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a/2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया यहाँ पर कि साइन a/2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, 1/, कैसे पता, साइन ऑफ थीटा सी से। ठीक है, साइन ऑफ थीटा सी। और अगर अब मैंने तुमसे आखिरी, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे पता चलेगा कि नो इमरजेंस कंडीशन है या नहीं है। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारे पास, मैंने कहा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही देख के बता दो, कोई कंडीशन ऐसी बना लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाए कि इमरजेंस होगा या नहीं होगा, और एंगल ऑफ रेस्ट तुमको पता रहेगा। तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग कि म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin a/2, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin a/, ये हो गया बेटा, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं हो सकती।
बाकी सब आपको बता दिया मैंने। दिखा तुम्हें कैसे हुआ, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाँ, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। सब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। हाँ बस ठीक है, सही कर रहा है, ये जरूरी है जानना। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा प्रिज्म का केस था, हमने प्रिज्म पढ़ लिया पूरा अभी, लेकिन डिस्पर्सन नहीं पढ़ा है, डिस्पर्सन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे। पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्ट की बात कर लेंगे, लेकिन डिफेक्ट आपको इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बार बार बता देता हूँ क्योंकि आप लोग ये भूल जाते हो कि आएगा क्या क्या नहीं आता। तो चलो सवाल लगाओ। क्वेश्चन, A ray of light passes through an equilateral bridge। क्या बोला भैया, बताइए क्यों बोला ये तुमको A बता रहा है, ये कितना है, such that the angle of incidence is equal to the angle of, बहुत बढ़िया, ये तो और अच्छी बात है। I1 is equal to I2 and the either is equal to 3/4 of the angle of, अरे यार क्या क्वेश्चन है, 3/4 into 60। कर लोगे ना, करो फिर इसी बात पे, देखें जरा कितना दिमाग है। लास्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, बहुत, ये भी दे दिया, सब तो दे दिया भाई, अब तो कर लो। वैसे देखा जाए तो म्यू की जरूरत है क्या क्वेश्चन में, म्यू की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, हम लोग को जरूरत है क्या तुम्हें, निकालो फिर आंसर। कितना आएगा बेटा, हाँ इतना ही आना चाहिए, और क्या आएगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें। 2i माइनस 1। हाँ क्या किया तुमने, डेल बार 2i माइनस 1। हाँ वही है ही, और क्या 2i में मतलब 3/4, और कितना आया 3/4 ऑफ a कितना आया 45 ही तो आएगा, 45 into 2 कर दिया 90 हो गया, 90 में से हो खत्म, आंसर हो गया। ठीक, पेन भी क्यों चलाओगे इसमें, ये हो जाएगा 3/4 into 60 दैट इज इक्वल टू 45, ठीक है। और a कितना है 60, और डेल कितना होता है बताओ, I1 plus I2 minus A। I1 plus I2 minus A। I1 is equal to I2 y and minus I2 a। is म्यू पता है क्यों दिया था, डराने के लिए, म्यू का कोई काम नहीं था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है। A prism or refractive index 1.53 is placed in water of refractive index कितना है, मतलब ऑलरेडी दो मीडियम हो गया भैया, ध्यान रखना एयर वाला केस नहीं है, बाहर भी एक मीडियम है और अंदर भी, लेकिन इसमें भी रेयर और डेंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, ये म्यू दिया हुआ, म्यू2 लिखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग म्यू2 करके पढ़ते थे। और वाटर के अंदर प्लेस करते, ये क्या बन गया म्यू1, म्यू1, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, मतलब इक्विलेटरल, ये देखते ही समझ में आ गया, जरूरी है क्या इक्विलेटरल बोल दूं मैं, नहीं क्यों, आइसोसेलेस वो जो दूसरा वाला ट्रायंगल था, राइट, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, और ये 90 जरूरी नहीं है। नहीं है। तो हमें अपने काम से मतलब है, एंगल ऑफ कितना है 60। चलो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर, बहुत बढ़िया, मिनिमम डेविएशन कंडीशन यूज करनी है, सीधे फॉर्मूला उठाओ और लगा दो, इतना ही करना है। तभी दिया है क्वेश्चन में, देता नहीं। चलो देखो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है भाई, ये म्यू1 म्यू2 क्या होता था हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमें दिया है a म्यू, g कितना है 1.53 और a म्यू w क्या है 1.33। सबसे पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है वो रिवीजन करा देता हूँ, कहाँ गया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्या था भाई, देखो अगर लेस देन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, म्यू क्या है sin a प्लस डेल मीन अपॉन 2 और sin a बाई 2। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात कर रहे हैं तो बाहर मीडियम क्या था एयर, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर रहा था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि वाटर के अंदर हमने कर दिया, बाहर का मीडियम चेंज हुआ, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू क्या वाटर, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा 10.2 आएगा बच्चे, अभी कर रहे हैं परेशान ना हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे W म्यू G, यही तो करेंगे ना, तो क्या करेंगे A म्यू G अपॉन A म्यू 1.53 अपॉन 1.3, ठीक है।
ये हो गया। अब वो जो फॉर्मूला पीछे पे मैंने दिखाया था वही सेम फॉर्मूला लिख देते हैं इसके इक्वल टू में। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल मीन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अपने क्या चाहिए, डेल मीन चाहिए। पूरा सोल्यूशन कहाँ पे जाके खत्म होगा, डेल मीन पे। सब कुछ तो नोन है इसमें से, डब्ल्यू म्यू जी पता है, साइन ए बाई 2 पता है, साइन 30 हो गया, और साइन 60 प्लस डेल मीन बाई 2 है वो आपका, यही तो है ना। लास्ट में साइन इनवर्स लगा देंगे, और एक की वैल्यू साइन 35.1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। दूसरा लगाएं तो हम पहले देखो a b minus 1 ए क्यों वो की लगा दिए, कंडीशन नहीं, जब डेल मिनिमम के लिए कह रहे हैं तो सीधे सीधे आप डेल मिनिमम की कंडीशन मैंने पढ़ाई क्यों इतनी मेहनत करके, बड़े भाई अभी क्या पढ़ा के आ रहे हैं, स्पेशली हेडिंग लिखवाई कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कहाँ हो तुम, यहीं पढ़ रहे हो ना। यस सर। अरे भाई सस्ते नशे करने नहीं चाहिए, अच्छा वाला क्वालिटी यूज करो, है ना। क्या जाएगा, वन 1.53 अपॉन 1.33। मैंने कहा आखिरी में कैलकुलेट करना, कभी भी जल्दीबाजी करने की जरूरत। ए बाई 2 को क्या लिख दिया, 30। क्या लिख दिया, 30। साइन 30 कितना होता है, करो। इससे क्या होता है, उसने बोला क्या इस सर्दी के लिए, क्या बेटा, अभी 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 करते हैं, पहले ये करवा ले, हम देखेंगे फिर। पहले इसको सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करो कितना आ रहा है, इतना सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ जरा मुझे कोई लोग। 1.53 अपॉन 1.33 कितना आएगा सॉल्व करके, 1.15 आना चाहिए। 1.15। यस 1.15 इनटू क्या है ये 1.5 कितना आ गया, अरे ये तो कुछ मिलता जुलता है, साइन 35। ठीक है। अब इससे क्या होगा, डेल, अब आपका जो है a प्लस डेल मिन बाई 2 उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं किससे, साइन इनवर्स ऑफ 0.575। ये देखो, देखते हैं ना ध्यान से, ये जाएगा साइन a प्लस डेल मिन बाई 2। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, उसको उधर फेंकने वाला हूँ। उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए था, मुझे कोई वैल्यू मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एंगल फाइंड करना चाहते हैं भाई साहब, डिग्री में आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस डेल मीन बाई, तो देखो आंसर आ गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना होता है ये पूरा मान सॉल्व करके, इसको जब फेंक दिया 30/1, ये आपका आंसर। अब दिखाओ क्या क्या, अब निकाल के मुझे बताइए भाई क्या करेंगे। 10.1 अब 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे a कितना 60 उधर भेजेंगे, ठीक, 35 35 में 70 होता है, 0.1 है 70.2 आ जाएगा, 70.2 माइनस 60 करेंगे 10.2 आंसर आ गया, 10.2 आंसर आ गया। बेटा क्या कर रही हो, हाँ इससे भी आ रहा है सर, डेल मिनिमम और a में माइनस 1 I मिनिमम। तो यही तो फॉर्मूला है भैया, इसी को तुम लोग यही डायरेक्ट तो सब बोल रहे थे। साइन ए म्यू आया था तुम लगा रहे हो सीधे, लेकिन ना तो उसमें कंडीशन कहाँ से कहाँ बोले, अबे नोट सामने बैठ के इतनी गंदी बना रहा है तू, मैं इधर नोट किया हैं सामने बैठ के इतनी गंदी नोट कैसे बना सकता है कोई। सर, रफ बना है, मतलब वो क्लियर नहीं है। डेल मिनट 2 आई अब माइनस a i इज इक्वल टू, यही तो कर रहे हैं हम लोग भी भैया, तो तुम इतना लंबा क्यों, इतना पीछे क्यों जा रहे हो। नहीं, हम लोग डायरेक्ट लगा रहे थे हम लोग। तो डायरेक्ट कहाँ आंसर निकाला तुमको, देखो डायरेक्ट मतलब a की वैल्यू कम b की वैल्यू। भाई एक तो पहले चाइनीज मत लिखा कर, सर थोड़ा बहुत हमें समझ में आएगा, बताओ हो गया सबका आंसर आ गया 10.2। यस सर। बाकी हमारी इनकी चलती रहेगी बातें। कहाँ गया, तो यहाँ से बच्चा उठाएंगे ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस
डेल मेन बाई 2 इज इक्वल टू 35.1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल मेन और रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा 70.2 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 पॉइंट, यही आंसर। सर ये हाँ ठीक है, ठीक है, आंसर आ जाएगा मतलब है ना? फाइन ट्यून है। हाँ वही मतलब सॉर्ट हो गया। इसने क्या किया है देखो, इसने जो किया इसकी बात भी देख लेते हैं। इसने वाली पॉइंट मेरी पकड़ ली, कौन सी कहाँ गई वो? ये हाँ ये डायरेक्ट इसने ये पकड़ ली, तो इसमें ए की 60 पुट कर दी 1 पॉइंट यहाँ पर, लेकिन ये निकालना पड़ेगा ना। ये पता क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट में फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा पुट करेंगे। अब तुम समझदार निकल गए तो बात अलग है ना? इसने क्या किया, इसने पहले डब्ल्यू म्यू जी निकाला, उठा के यहाँ पुट कर दिया, माइनस करके फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर सेम आएगा। ठीक है? अरे 1.15 माइनस 1 करोगी तो 0.15 आएगा, मल्टीप्लाई करो 60 से तो पता है 15 छक्के कितना होता है 90, 9.7, लेकिन थोड़ा कम आएगा तुम्हारा। नहीं फिर कम नहीं आएगा। हम लोग तो 130 रुको रुको 130 रुको बनाए थे। रुको, क्या किए? 130 बना दिए? हाँ तभी कम आया था। मतलब रुक जाओ, अब ये कर ही लेते हैं हम लोग तभी आगे बढ़ते हैं। कम आएगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है, लेकिन उससे एक्यूरेट आ जाएगा जो हम लोग कर रहे हैं पीछे। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें और उसमें। चलिए आगे बढ़ जाएं, एक बार और देख लें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ कम आना भी चाहिए बेटा, कम आना चाहिए। सुनो ध्यान से, ये जो इसने यूज किया है देखो 9 आ रहा है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये पढ़ो क्या है, व्हाट इज दिस? हम सॉल्व ही पूरा अप्रोक्सीमेट में कर रहे हैं तो आंसर एक्यूरेट कहाँ से आएगा? यहाँ भी तुमने माना है साइन थीटा के बारे में, 10.2 वो एक्यूरेट आ रहा है क्योंकि वहाँ कुछ भी हमने अजम्पशन नहीं लिए। तो जनता के लिए बड़ा क्लियर बात होना चाहिए कि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक पर जाओगे तो एक उसमें ऑप्शन 9 का दिया रहेगा, तुम वही टिक करके आओगे। हाँ, क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा मैंने? लेस देन 10। पर्टिकुलर केस के लिए लिखा हुआ है। हमारा लेस देन 10 है क्या? नहीं। तो सही आंसर आ सकता है कभी इससे? हमने कहा नहीं, तो नहीं है? देखो ये कभी नहीं आएगा 60। तो गौर करो भैया, यही सामने बैठ के गौर नहीं कर रहे हो तो क्या कर? हाँ ग्रेटर देना तो कभी ये फॉर्मूला यूज मत करना जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई। और वहां पर एग्जाम में इतना बेवकूफ नहीं होगा, वो जान के चलेगा कि ऐसी भी गलतियां होंगी तो वो जानबूझ के देगा एक ऑप्शन। हाँ तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी आदत बनी हुई है ना वो तरीके से खट 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 करना है, तो जो ऐसे गड़बड़ हो जाता है। चलो एक बार तो मुझे लगा कि मैं गलत हो गया, तो फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सब्र करो। A thin prism of 5 डिग्री एंगल, हाँ अब लगा लो, लग जाएगा। तुम्हारा फेवरेट आ गया, ए लेस देन 10 वाला आ गया, सीधे वो यूज कर लेंगे अगर इसमें क्वेश्चन को पूछा गया होगा तो। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं वो फॉर्मूला। ठीक, गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री। ठीक है, डेविएशन भी दे दी है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव म्यू पूछ रहे हैं, हो जाएगा। इसी को रीअरेंज कर लीजिए, एंगल कितना है, अब ये डेल मीन दिया, पहले फॉर्मूला चेंज करो तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल मीन अपॉन a प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। कितना है? 3.2 अपॉन 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 8.2 अपॉन 5। डिवाइड कर लेना। डिवाइड हो जाएगा ना भैया? यस सर हो गया। कितना आएगा? 1.64। ऐसे साइन किया करो। आई स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ, ये भी वही है यार, लोग खुश रहो। अगर इसमें ये क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, मटेरियल में म्यू दे दिया, a ray of light is made incident as shown in the figure, m in a plane mirror। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा ये प्लेन मिरर है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ठीक है, इंसिडेंट कर रही है as shown in the figure, m in a plane mirror, find the angular deviation for the ray reflected। क्या खेल कर दिया तुम्हारे साथ? रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा है वो। तो पता है दिमागी बच्चा क्या करेगा,
उसको पता है यार यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, जितना डेल्टा 1 होगा उतना ही डेल्टा डेल्टा 2 तो डेल्टा हो गया दिमाग के नहीं, काम हो जाएगा कि नहीं। ये तो रिफ्लेक्टेड बोला है जहाँ पे उसके डराने के लिए, बस वो डेल्टा और ये इतना बड़ा बना दिया जिससे तुम्हें टेंशन हो जाए, है ना। अगर मुझे वही मैंने बोला था ना, वो 11th में बिगड़ा फिर 12th में बिगड़ा, हमें टोटल से मतलब होगा, तो जितना बिगड़ा सब जोड़ देंगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। बहरहाल ये हो गया, बहुत आसान था, फिगर से देख ही आंसर आ गया। निकाल के मुझे आंसर बता दीजिए, देखें क्या करते हैं। तो एक बार तो लगेगा ना ये वाला फॉर्मूला, जब तक प्रिज्म है तब तक तो लगा सकते हो ना। तो डेल्टा 1 तो अपन निकाल ही सकते हैं, इससे क्या निकल जाएगा, डेल्टा 1। एक बार इसको देखो फिर एक बार इसको देखो, ठीक है। तो कितना हो गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये कितना है, क्या 1.5 माइनस 1 कितना आएगा इसका आंसर, 1.5 1.5 डिग्री, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो। ये सिर्फ मिरर की बात कर रहा है। मैंने अभी देखो क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर डेविएशन ऑफ फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एम विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो कितना आएगा, तो स्ट्रेट एंगल पकड़ोगे पहले तुम, है ना। 180 में से कितना डेल्टा 1 माइनस करोगे तो तुम्हें जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है, वही तो आंसर होगा, कुछ और होगा। 2 डेल्टा 1, 180 माइनस 2 डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 180 माइनस 2, बिकॉज यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जा ऐसे रहा था क्योंकि इसने बोला है कि जो मिरर पे लाइट पड़ रही है उससे मतलब, मुझे प्रिज्म का कोई मतलब नहीं। अगर वो प्रिज्म के रिस्पेक्ट में बोलता ना तो अपने को डेल्टा 1 भी ऐड करना पड़ता, ठीक है। 180 डिग्री। देखो यहाँ से ये इंसिडेंट हो गई, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये एक्चुअली फाइनल आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल एंगल कितना बनेगा 180, आपको पता है ये दोनों एंगल सेम है, ये हो जाएगा 2 ऑफ डेल्टा 1। तो 180 में से 2 डेल्टा 1 घटाएंगे, बचा हुआ ये होगा 177 नहीं होगा 178.50। अरे टोटल की बात जब करेंगे, हमसे अगर इसकी बात करें 177 आ रहा है, आंसर आधा अधूरा बताओगे तो ऐसे डांट खाओगे। क्या आ गया, 180 माइनस 3 170। अब फॉर टोटल डेविएशन, अगर किसी ने कह दिया टोटल डेविएशन की बात कर ली किसी ने, तो मैंने अभी जो बोला था डेल्टा 1 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा 2 प्लस ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या हो गया, तुम्हें नहीं है क्या भाई कैफ? अब तो ये तो आसान है यार, बिगड़ने की बात होगी तब तो आसान ही लगेगा, है। और हमसे ज्यादा कौन बिगड़ा है। क्या हो गया हर्षित, आज अलग मूड में क्या हो गया, बोलो नहीं रहे यार, नाराज हो क्या? अरे कोई बात हो बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लिखिए, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, then it is split into 7 colors. This phenomenon is known as dispersion of light. ठीक है बस।
ये सब नोन चीजें है ना, लैम्डा आर ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि उसके ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट कलर विल बी ग्रेटर और लेसर, लेसर होगा क्या नदीम? हाँ फिर ग्रेटर तो होगा। ध्यान से पढ़ोगे शायद आंसर बता दोगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा उसके अंदर बेंडिंग का फिनोमेनन होगा, ठीक है, और तो उसका एंगल अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा डेविएट करेगा। सिंपल सी बात है बताइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या हो गया? देखो यही जो है, लिख लो बेटा जल्दी लिखो, ठीक। देखो ये है आपका देखा हुआ फिगर, पहले से देखा होगा आपने, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। अब देखो इसमें ये थीटा क्या है, थीटा को फिगर में देखो ना, हम सीधा ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, टाइम बचाएगा। इसमें रेड और वायलेट ये आपकी बाउंड्री हो गई, वेवग्योर का पैटर्न है कि स्टार्ट होगा वायलेट से और एंड होगा रेड से, सबसे कम डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसलिए, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्योंकि वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, डेविएशन कम हो जाएगा, ये याद कर लो इस बात को, ठीक। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है वो कैसे बनाते हैं, हम वायलेट को पीछे एक्सटेंड करते हैं, रेड को ले जाते हैं और जहाँ हम मीट कर रहे हैं वहाँ पर क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ये हो गया आपका थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखिए एंगल डिस्पर्शन क्या है, वो थीटा ही होता है, ठीक। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर। क्या होता है? इट इज द difference between the angle of deviation of violet and red color, ठीक है। थीटा which is called angular, यहाँ लिख देता हूँ थीटा ताकि रिलेट कर पाओ, तो क्या हो जाएगा डेल v माइनस डेल आर, क्या हो जाएगा डेल v माइनस डेल आर। तो अगेन फिर से लिखेंगे अगर इसको पूरा, तो क्या लिखेंगे भाई, म्यू v माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस म्यू r माइनस 1, वी कैन टेक कॉमन a, ठीक है ना बेटा, क्या बन जाएगा ये म्यू v माइनस, ये हो गया तुम्हारा। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो आपका थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रिज्म किस मटेरियल से बना हुआ है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म तो क्या है भाई, शेप के साथ फिक्स हो जाएगा। एक बार अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया प्रिज्म तो एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अरे उसको पतला दुबला तो नहीं कर सकते ना, फिर तो शेप चेंज करोगे तभी। ये मतलब अगर मटेरियल की बात है, जो मटेरियल मैं चूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से थीटा को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिस्पर्सिव पावर। मैंने ये बात बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं करी, बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुत क्लियर हो चुका है, कई बार पढ़ लिया क्या हो रहा है, फिर भी एक बार देख लो। इंसिडेंस हो रही है आपकी व्हाइट लाइट, नॉर्मल जमाना जानते ही हो, फिर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रही है सर। स्प्लिट होती है क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग, सबकी स्पीड अलग होती है, सबसे कम जिसकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है ना। तो टाइम टेकन बाय ऑल कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट टू कवर द पाथ, जो गैप है इनके बीच में, जिसकी वजह से, क्योंकि दोबारा से रिकॉम्बिनेशन इसलिए नहीं हो पाता है सर, क्योंकि साथ में सारे के सारे एक पॉइंट पर रीच नहीं कर पाते हैं। जब 7 लोग एक साथ चल रहे हैं और सबकी स्पीड सेम है तो ऐसा लगेगा कि सातों एक ही आदमी है या सातों को मिलाकर कोई एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन सोचो 7 लोग एक लाइन में भाग रहे हैं लेकिन अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो एक्चुअल में सबका जो गैप है, देखो सबके लिए जो डिस्टेंस कवर करना है वो अलग अलग हो गई, स्पीड अलग अलग हो गई, बेंडिंग अलग अलग हो गई,
जिससे कि सबके सब एक साथ जो एसी वाला सरफेस है वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिससे कि इमर्जेंट रे हमें 7 कलर की दिखी। जब न्यूटन एक्सपेरिमेंट होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रिज्म इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो डेविएशन है वो इस प्रकार से होगा कि सारे के सारे एक साथ सरफेस जो आपका इमर्जेंट सरफेस है उस पे पहुंच जाएंगे, जिससे कि वापस ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे और हमें क्या दिखेगा कि व्हाइट लाइट निकल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था, अभी पढ़ेंगे ये, यही तो बात कर रहा था। क्या हो रहा है, आपके पहले स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे तो 7 कलर निकल रहा है, फिर वापस से रिकम्बिनेशन हो रहा है ना, तो वापस से रिकम्बिनेशन होगा तो अब स्पीड वायलेट की कम होती है, रेड की ज्यादा होती है, रेड की डिस्टेंस देखो बढ़ गई, तो होगा क्या, सेम टाइम इंटरवल में इसकी डिस्टेंस कम हो गई, स्पीड कम थी, तो इसका मतलब अब ये जल्दी सेम टाइम में कवर कर सकता है, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ते हैं स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब है स्पीड इनटू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम डिस्टेंस को चेंज कर देंगे तो रेशियो बराबर नहीं हो जाएगा। अरे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होता है कि नहीं होता है? तो इसकी स्पीड रेड के केस में और वायलेट केस में अलग अलग है, तो हमने डिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द अदर प्रिज्म, जिससे फिर से जब बेंडिंग हुआ तो ये वापस से सेम पॉइंट पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मिल गए, और जब मिल गए तो फिर यहाँ से व्हाइट लाइट इमिट हो गई। ये था। चलिए बीच में एक टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर, लिख लो फटाफट। इट्स द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन कलर डेविएशन। इट इज ratio of angular dispersion theta to the mean color deviation। mean color deviation का मतलब क्या होगा भैया बताओ? विप गियर में सबका अलग अलग डेविएशन एंगल होगा, उसको सबको ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। समझ में आया? तो डेल V प्लस डेल I है ना, इस तरीके से, ठीक, तो वो आप करना जानते हैं, आपको आता है, वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बताइए, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से, कैसे, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर अभी फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए अपॉन डेल वाई केस में क्या आ जाएगा, अब हम लोग म्यू वाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, म्यू वाई। म्यू वाई क्या है आपको पता है कि मीन की बात हो रही है, ठीक है, कट गया, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला कैसे लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस, और ये म्यू वाई क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीन के लमसम बराबर होता है, ठीक है। वैसे आप मीन निकाल सकते हो, आपको जो मैंने बताया वो परफेक्ट चीज था, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर कैसे निकालते हैं वो भी लिखवा दे रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर अगर हमें डायरेक्टली निकालना है शॉर्ट में, तो अपन क्या कर सकते हैं, म्यू वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। देखो कहीं पर भी कोई और चीज है तो डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, बेटा जल्दी करें, लिखिए इसके आगे कॉम्बिनेशन ऑफ बस ये दो ही है, इसका खत्म हो जाएगा, फिर आपका सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाएगा, जो कि मंडे को जब मिलेंगे हम लोग 10 बजे 10:10
10 मिनट का रखो उतना, क्योंकि इतना टाइम को लगता नहीं। 10-10 पे शुरू करेंगे और कितने से ख़त्म करेंगे? 2:10 उससे भी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहो तो। 9 रात के 9 उसके बाद गैप होगा, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? केमिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, नहीं केमिस्ट्री हो गया है ना, सब कहते रहते हैं कि हो गया सिलेबस। बायोलॉजी सब हो गया है, अब 9 बजे तक पढ़ाइए। नहीं 11th बचा है कुछ, तो सर की एक क्लास छोड़ देंगे हम, फिर अपना मैथ पढ़ाएंगे और फिर शाम को फिजिक्स पढ़ेंगे 11th की, और फिर जैसे छुट्टी मतलब 7 बजे छोड़ेंगे लमसम, है ना? 7 बजे छोड़ देंगे, बीच में गैप रहेगा घर जाने के लिए, 2 घंटे का गैप रहेगा, दो नहीं 1.5 घंटे का। घर जाना, घूम चले जाना खाना वाना खा के। 40 रुपये लग जाएंगे। अच्छा भाई तो यहीं खा लेना, ठीक है, यहीं सो भी लेना, थोड़ा सा पैर फैला लेना, गद्दे उद्दे की व्यवस्था करा दे। सोफा है चलो, तो बाहर पड़ा ही है। डेविएशन विद डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0। पहला केस क्या है? ये 0 लिखा हुआ है, थीटा नहीं है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लिखिए, 2 or more thin prism are combined in such a way, ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट है, 2 or more thin prism is combined in such a way that deviation occurs but white light, but dispersion does not। अब तो क्लियर है ना डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? but dispersion लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होती है। डेविएशन तो होता है, मतलब अपने पास से भटक तो जाता है कुछ एंगल पर, लेकिन जो इंसिडेंट है वैसे ही कलर की लाइट आपकी इमर्जेंट भी होगी, मतलब डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है? तो लिखिए टोटल, लिखिए टोटल डिस्पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज इक्वल टू क्या? थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। अभी तो बताया था ना एंगुलर डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं। थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गया? अरे भाई पहली बार डिस्पर्सन हुआ था, डिस्पर्सन तो हो रहा है, लेकिन जो आपका टोटल अगर देखेंगे तो इनपुट आउटपुट देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ हो गया ये थीटा 1 हो गया और ये हो गया थीटा 2, इनका सम क्या होना चाहिए? 0। अगर ऐसा होगा तभी आपका व्हाइट लाइट एमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था? अभी तो लिखा था, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर ऐसे डैश लगा इनटू ए डैश, ठीक है? इनका सम क्या हो जाए? 0 के बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। ठीक है? कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, therefore for no dispersion a dash will be equal to, दूसरा जो प्रिज्म हम सेलेक्ट करेंगे उसका एंगल कितना होना चाहिए? माइनस म्यू बी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू बी डैश माइनस म्यू आर। ठीक है? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन ऑफ प्रिज्म अपोजिट होना चाहिए, ठीक है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट prism angle are arranged in opposite manner।
ठीक है बेटा। अब लास्ट जो टॉपिक है, अरे आगे बढ़े, जो लास्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्सन का वो क्या है? अब कह रहे हैं कि डेविएशन क्या हो जाए, जीरो। क्या कह रहे हैं? एंगल और डेविएशन पिछली बार नहीं जीरो नहीं था, इस बार क्या हो गया? जीरो। पिछली बार जीरो क्या था? टोटल डिस्पर्सन। इस बार डिस्पर्सन जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो इमर्जेंट रे होगी, वायलेट और रेड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा भैया? वायलेट रेड पैरेलल किसके हो जाए? ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पाथ के। तो टोटल जो आपका डेविएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? जीरो। ठीक, तो लिखिए टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। पासवर्ड चेंज हुआ है क्या भाई? वही है, हाँ चेंज हुआ। मैसेज कर दो। ग्रुप में ग्रुप में कर दें? जरूरत चाहिए बताओ, लेके जाएंगे। अच्छा, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा अगर जीरो है, ठीक है, और तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 2, यही तो होगा ना। देन a डैश विल बी इक्वल टू माइनस, अभी तो पढ़ के आ रहे हो ना, क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 a अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू डैश -1, है ना? ये तो होगा बेटा, इसका आंसर हो गया। पिछले वाले में a लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है, तो सोचे भूल गए। ठीक है, ये हो गई कंडीशन फॉर नो डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन फिर से वही लिख लो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एंगल ऑफ प्रिज्मा अरेंज्ड इन अपोजिट। वही सेम। बेटा वही बात ही है, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पीछे क्वेश्चंस कर लो फिर छोड़ देने। आज ज़्यादा पढ़ाई कहाँ यार, 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया ढंग से तुम लोग को। आज 1 घंटे 42 मिनट पढ़ाए बस। कहाँ पढ़ाए अभी सर तो। वो पीछे वाला छूटा। अब क्वेश्चंस कर लें कुछ। ये हो गया, नोट हो गया। तो हम लोग ने डिस्पर्सन को जीरो करना हुआ, एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिस्पर्सन जब जीरो हो जाए और एक बार क्या है डेविएशन जीरो हो जाए। दो केसेस पढ़े, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये हेडिंग आई थिंक गलत है। ठीक है, यहाँ डेविएशन तो जीरो हो रहा है ना, डिस्पर्सन एक्ट कर रहा है। चलो हम बता तो रहे हैं ना, यहाँ डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होना चाहिए। हेडिंग क्या होनी चाहिए? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये उल्टा लिख दिया है, एरो बना हुआ है। ये भी थोड़ी बताया इसने, ये इधर और ठीक है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो डिस्पर्सन तो हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है ना, डेविएशन जीरो है। पिछली बार डेविएशन तो हो रहा था लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं हो रहा था। ठीक, चलें भाई आगे बढ़ जाएं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री, a लेस देन 10 वाला केस है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फॉर रेड एंड ब्लू कलर दिया, चलो म्यू आर म्यू भी दे दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एंगल। ये तो कर लोगे, अभी पढ़ाया क्या? म्यू आर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या करेंगे? a। निकालो आंसर, निकालो इसका फटाफट। ठीक है बेटा, ठीक कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। कैमरा रुक गया था। ठीक है, तो इसमें देखो दिया हुआ है सब कुछ, बस सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। आंसर कितना आएगा? तो 2 बार में करेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या था?
स्मॉल a लेस देन 10 के लिए डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, into a. ठीक है। एक बार वॉलेट के लिए निकाल लो, एक बार रेड के लिए निकाल लो, फिर टोटल के लिए निकाल लो, खत्म करो। क्या करेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे? यार तो ब्लू कलर 0.09 तो माइनस में आएगा लेकिन रेड और ब्लू दिया है हाँ। तो ब्लू कर ले माता, अब मुझसे गलती हो गई, माफ करो। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू बी हो जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा बताओ, किधर किसका ज्यादा होगा? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया फंस गए तुम लोग। अब बताओ बी का ज्यादा होगा या आर का? आर का ज्यादा होगा। अच्छा, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, B का ज्यादा होगा। वेवग्योर उल्टा चल रहा। ये इसका आंसर है। कितना आंसर है? 0.09, ये आंसर आना चाहिए। आगे 0.09 हाँ ठीक है। तो तुम्हें जब ये नहीं पता तो तुमने ये कैसे निकाला? नहीं सर, हमने वो Z पहले मतलब देख लिया है, मतलब हाँ तो देख नहीं पाए, Z को ब्लू किया था तो रेड कर लेते ना जब आप पूछे। अच्छा, तो तुम तुक्के से सही हो गए, नहीं तो माइनस आता नहीं था। सर, तुक्का। नहीं, तुम्हारा आंसर माइनस में आता, तुम्हारा भी आंसर आता, लेकिन तो माइनस। पे ही नहीं लगाया सर, मतलब जब आप पूछे तो हमने उसको मतलब बाद में मान लिया, इसलिए बताती है। तो बाद में मान लिया ना, इसलिए तो आ गया, नहीं तो माइनस नहीं आ जाता। हाँ, तो अगर तुक्का ही तो हो गया ना, फिर धोखे से हुआ। नहीं तो अगर तुम्हें ये नहीं पता तो उल्टा करते ही नेगेटिव में आएगा आंसर, वैल्यू तो उतनी ही आएगी। अब एमसीक्यू में माइनस में भी अगर एक दे देंगे तो फिर माइनस और टिक करके निकल लोगे धीमे से। वहां तो ध्यान से रीड करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखो बस। ठीक, ये हो गया, आंसर निकालो इसका। सबका आ गया? की वैल्यू ज्यादा है, 3 किलो में से घटाएंगे। हाँ ठीक है, चलो भाई। कहेगा सर दिमाग कहता अरे मुझसे ही दुश्मनी निकाल रहा है। अरे नीचे ही है, कहीं नहीं जा रहे भाई, कोई बात नहीं। अब तो इलेक्ट्रिक आ गई लेक्चरिंग तुमको, बूढ़ी बाबा बना के हैं। चलो इसका आंसर निकाल, इसको बता दो, वैल्यू बता दो, मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने किया। 0.659 into 5 हाँ ये बी वाले के लिए था, हाँ? और 0.641 into 5 उसके लिए था। जिसको अब डायरेक्टली करने की आदत है भैया, ये Directly 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट से करेंगे तो 0 पॉइंट ही बचेगा, और फिर वहाँ 5 दिया 5 हुआ है, common आ मल्टीप्लाई जाएगा। कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्टली हो जाएगा। तो 0.909 आना चाहिए आंसर, जो कि आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए 3.295, दिया जाएगा 3.205। ठीक है, ये है 205। ठीक, जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 0.09। चलिए वेरी गुड। प्लीज में एंगल ऑफ कितना दिया है? 10, मतलब कौन सा फॉर्म लगेगा? लग जाएगा लेस देन 10 है ना, इक्वल ग्रेटर देन है तो वहाँ से इक्वल लगाएंगे कि इक्वल लेस देन के लिए फॉर इफेक्टिव इंडेक्स क्या है? रेड एंड वाइडेड कलर इज 1.55 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। ध्यान से करना, डिस्पर्सिव पावर निकालना है। देखा जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें डराने के लिए दिया है। ओमेगा, ओमेगा की बात हो रही है ना, ओमेगा फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? ये तो इंडिपेंडेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1। और म्यू वाई का फॉर्मूला क्या था? म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। खत्म, ये क्वेश्चन में है ही जरूरत है ना। वन 1.5155 कितना आएगा ये? 1.515। मुझे लगता है ये आप सब कर लेंगे। म्यू भी कितना दिया भाई साहब, कहाँ है? ढूंढो ढूंढो। 1.51। सर आ गया। तो ये 1.51 प्लस 1.52 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.03। हाँ 3.03 बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ठीक है 1.515। ठीक, आई थिंक अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऊपर क्या आने वाला है? ऊपर आने वाला है 0.01। ये तो आएगा ना यार, 0.01। यही तो आएगा। रेड एंड वायलेट दिया हुआ था ना, 0.01 डिवाइडेड बाई 1.51 माइनस 1 भी तो है, 0.5155 सीधे 0.515। ठीक है, तो 0.51 ले सकते हैं बस। क्या बेटा? सिर्फ 0.51। कर लो,
हम तो कहते हैं डेसिमल ही हटा दो सारा, डेसिमल हटा के सॉल्व कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा 0.019, इसका आंसर आना चाहिए 0.019। जिसको नहीं आ रहा है भैया सबसे पहले डेसिमल हटा लो, फिर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर डेसिमल वापस से लगा लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आया? आया 0.019। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर आर 1.644 एंड 1.664। कैलकुलेट, वही निकालना, वैसे ही क्वेश्चन करना है, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच, है ना। क्या करेंगे फिर से, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई की वैल्यू होती है म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, वो कर लीजिए, निकाल लीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। आई थिंक सेम ये क्वेश्चन ना कराएं क्या? आंसर बता इसलिए इसका क्या आएगा 0.0305, ये इसका आंसर है। क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो गया, ठीक है। बेटा 1 मिनट बचा हुआ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस ये करिए। इन अ सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर कितना है, इस बार ओमेगा दिया हुआ है, ध्यान देना। इट वाज फाउंड दैट म्यू आर कितना है, म्यू वी कितना है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। मैंने कहा था ना म्यू वाई क्या है आपका, येलो मतलब जो मीन निकाल रहे हैं बार-बार वो येलो के आसपास होता है, हमेशा येलो ही मान के चलते हैं। तो म्यू वाई पूछ रहे हैं, तो आपको पता है म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा, खत्म है। तो म्यू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा प्लस, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे कर लेना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अरे इसको तो वैसे भी कर सकते हैं, म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 1.655 आएगा, 1.655 आ रहा है, डायरेक्टली हो गया होगा इससे, हाँ उससे भी आएगा, इससे भी आएगा, दोनों से आएगा। 1.655। सही बात तो ये है कि हम लोग को उसके चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, ये सबसे आसान है, इसको डिवाइड ही तो करना है। 1.655, हाँ। इससे भी आएगा और उससे भी आएगा, 1.6 और इससे 1.655 भी आएगा, कुछ आना भी नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा, सेम ही है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्शन के बारे में जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के बाद चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। चलो, थैंक यू।